आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर एनसीईआरटी में है तो हम खाली देख लेते हैं एक बारी। आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 202 पे हेडिंग है सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में लिखा है कि भाई एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेस अ सेल, प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, जो अगर आप देखो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो सर्किट होता है वो किस से बनता है? बैटरी डलती है, वायर डलती हैं, फिर प्लग की। ठीक है, प्लग की क्या होती है? करंट भाई जाए उसके लिए और करंट रोकने के लिए होती है प्लग की। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। पर ये तो आपको फिजिक मतलब जो लेबोरेटरी में जाके देखने मिलता है इलेक्ट्रिक सर्किट। पर जब आप इसको ड्रॉ करते हो, ठीक है, तब इसे सर्किट डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं आप उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम में जो सारी चीजें हैं, जो बैटरी है, प्लग की है, उन सबको सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, जब भी सर्किट डायग्राम, जैसे भाई लेबोरेटरी में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सर्किट डायग्राम का एक्सपेरिमेंट किया, मैंने करंट पास किया, वोल्ट पास किया, अब मेरे को एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट लिखना है, तो लिखना तो पड़ेगा, तो उसको मैं सिंबॉलिकली लिखूंगी। ठीक है भाई, जैसे मैं दिखाऊंगी वायर, मैंने वायर ज्वाइन की, तो वायर को कैसे दिखाऊंगी, फिर मैं बैटरी को कैसे दिखाऊंगी, की को कैसे दिखाऊंगी, तो उन सब के लिए सिंबल्स हैं। ठीक है, तो वो सिंबल्स आपके पेज नंबर 203 पे है। सर्किट डायग्राम में किस चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। ठीक है, अगर आपने बैटरी लगाई है, ठीक है, और पहला इलेक्ट्रिक सेल, एक छोटा सा सेल लगाया है, ठीक है, तो इस छोटे से सेल का एक ही सेल लगाया है, तो उसका है ये वाला सिंबल। ठीक है, दो डंडियां, एक बड़ी डंडी, छोटी डंडी, प्लस और माइनस। ठीक है, फिर सेकंड है अ बैटरी। अगर आप बैटरी लगा रहे हो, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल जोड़ के एक बैटरी बनती है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस। फिर प्लग की दिखा रहे हो, तो अगर ओपन है तो इस तरह से। प्लग की क्या होता है? एक की तरह होता है, उसको जैसे इस तरह से होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे उसको बंद करते हो, ठीक है, तो उसको बंद करना होता है और इसे खोलना होता है। ठीक है, अगर खोलते हो तो तब मतलब प्लग की स्विच ओपन हो जाता है। ठीक है, और प्लग की स्विच क्लोज करते हो तो इस तरह से क्लोज। ठीक है, तो क्लोज को ये डॉट से दिखाया है आपने। ठीक है, स्विच ओपन में स्विच चालू किया तो आप डॉट नहीं रखते हो, और स्विच क्लोज किया, स्विच को बंद कर दिया तो मतलब स्विच ओपन मतलब करंट फ्लो हो रहा है, स्विच क्लोज मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब वायर ज्वाइन, ठीक है, बहुत सारी वायरें भी लगेंगी। ठीक है, मतलब जब वहाँ वायर कैसे आप ज्वाइन करते हो, जैसे वायर का नहीं, छेड़े तोड़ के फिर उसको ज्वाइन किया जाता है, तो वो जो छेड़े आप तोड़ते हो तो उसको ऐसे डॉट से दिखाते हो। ठीक है, कि भाई जब टूटे हुए छेड़े आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, इसके बाद वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ठीक है, आप ज्वाइन नहीं करो, सिंपली क्रॉस करो, एक वायर से दूसरी वायर घुमा दी, चढ़ा दी उसके ऊपर, तो वो आप इस सिंबल से दिखाते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को एक थोड़ा एम जैसा। ठीक है, फिर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ठीक है, रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस पैदा करता है सर्किट में। क्या होता है, कई बार ये ना करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है, तो बहुत इतना ज्यादा फ्लो होता है कि सर्किट ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। तो सर्किट को मतलब करंट की मर्यादा तय करने के लिए, करंट को माप कर रखने के लिए रेजिस्टर यूज होता है। रेजिस्टर मतलब द यूज ऑफ रेजिस्टर इज टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करना। रेजिस्टेंस शब्द का मतलब ही रुकावट होता है, तो रेजिस्टर का काम होता है सर्किट में करंट के लिए रुकावट पैदा करना। तो करंट के लिए रुकावट पैदा कर रहा है तो वो गलत चीज नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर उस करंट मिल गया तो ब्लास्ट मतलब वो फट भी सकता है, सर्किट ब्रेक हो सकता है। ठीक है, फ्यूज हो सकता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस जरूरी है, और रेजिस्टेंस को पैदा करने के लिए रेजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टर का सिंबल है ये। ठीक है, ये आपका रेजिस्टर का सिंबल है ऐसे। ठीक है, फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ठीक है, कई बार ये परफेक्ट रेजिस्टेंस नहीं चलता है, कभी कम ज्यादा करंट कम देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है,
तो उसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जब आप फेर करते हो, रेजिस्टेंस चेंज करते रहते हो, कभी कम रुकावट कभी ज्यादा करंट, मतलब परफेक्ट एक सरखा आप रुकावट नहीं देते हो करंट को, कभी कम रोकते हो कभी ज्यादा रोकते हो, उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ रियोस्टेट। ठीक है, फिर ए मीटर क्या होता है? ए मीटर आपने पढ़ा था कल कि करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस है जिसको ए मीटर कहा जाता है। ए मीटर का सिंबल ए है। ठीक है, फिर आपने वोल्ट मीटर पढ़ा था, वोल्ट मीटर बी से डिनोट किया जाता है और ये वोल्ट मेजर करने का डिवाइस है। ठीक है, तो ये 11 एक छोटी सी चीजें हैं, मतलब कभी आती नहीं है, पर अगर ऐसा कोई एग्जामिनर होता है 1 मार्क में डालता है तो डाल सकता है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि भाई सिंपल भाई इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम तो कल आपने देखा था और ये सारे उसके जो एक एक हिस्सा है सबके बारे में जानकारी है। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये बच्चों। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं रेजिस्टेंस, उसका नाम है रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपकी एक फॉर्मूला भी निकलेगी और खासे सम्स भी होंगे इसी से ही। तो ये जो रेजिस्टेंस का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे पहले स्विच वाला टॉपिक था जिसमें आपको सिंबल याद करने थे, वो इतना नहीं था इम्पोर्टेंट, पर अगर मैं कहूँ आज के हमारे लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट बात होगी वो रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या शॉर्ट में आपके लिए ऐसे लिखा है कि आपको पता लगे, एक ही में आपको सब पता लग जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी टिक करा दूंगी। देखो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब क्या है। देखो कल मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया था। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या बताया था कि भाई कंडक्टर में, जैसे ये कंडक्टर होता है, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें से मुझे कंडक्टर में से मुझे करंट पास करना है। तो कंडक्टर में से मुझे करंट पास करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी। ठीक है, मेरे को बैटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर बैटरी में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वोल्ट लगाना पड़ेगा। वोल्ट मतलब उसका जो वोल्ट का मेजरमेंट है वो। तो जब मैं वोल्ट लगाऊंगी, ठीक है, तो ही तो मेरा करंट पास होगा। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ही कंडक्टर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, कल आपने क्या पढ़ा था, जब हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो तभी करंट फ्लो होता है बैटरी में से। ठीक है, क्योंकि करंट के बिना तो वस्तु चलेगी नहीं ना। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? बैटरी। फिर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी करो, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें लगाओ, वोल्ट बाई 2 वोल्ट 5 वोल्ट जितना वोल्ट। जैसे कल मैंने कहा घरों में 230 वोल्ट जितनी बैटरी लग जाए, 230 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई होता है, या एक मोबाइल के बैटरी में मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज अप्लाई होते हैं। तो वो वोल्ट अप्लाई क्यों करते हैं? ताकि वो वस्तु चले, उसमें से करंट फ्लो और वो वर्क करे। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मेन काम क्या है? करंट को फ्लो कराना, करंट चलाना, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस को फ्लो कराना, और चार्जेस के फ्लो होने से करंट पास होगा। ठीक है, आप चार्जेस को फ्लो कराओगे तो करंट पास होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब, जब मैंने अभी अभी सिंबल में समझाया, मैंने रेजिस्टेंस का मतलब आपको समझाया रुकावट। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब आता है रुकावट। तो किसको रेजिस्ट कर रहा है? ये जो रेजिस्टेंस शब्द किसके लिए? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ऐसी डिफाइन आता है, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये जो कंडक्टर है किसको रेजिस्टेंस दे रहा है, किसको रुकावट दे रहा है? तो रेजिस्टेंस करंट को रुकावट देता है। मैंने आपको बताया था ना, करंट को रुकावट की भी जरूरत होती है, कभी कभी हम करंट को रोकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है वो किसको रुकावट देता है? करंट को। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है ऑपोजिशन टू द करंट, करंट को रोकने वाला, जो रोकने वाली वस्तु को, रोकने वाली चीज को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब जो हम रोकते हैं करंट, उस वस्तु को रेजिस्टेंस बोलते हैं, हम उस चीज को रेजिस्टेंस बोलते हैं।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम जब तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस लगता है मतलब बीच बीच में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकता है, ठीक है, करंट को रेजिस्ट करता है और इसलिए उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप ये जैसे ये कंडक्टर लगाया, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने हैं, ठीक है, आप फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको रुकावट कौन देगा, इनको रुकावट, जैसे कि आपने ये निक्रोम की वायर ली है, जो कंडक्टर है आपने निक्रोम का लिया, निक्रोम, तो ये निक्रोम के अपने भी तो एटम्स होंगे ना, निक्रोम अपने एटम्स का भी बना होगा, तो समझो इसके ये एटम्स थे, ये एटम निक्रोम के हैं। तो ये जो निक्रोम के एटम्स है ना, ये एटम्स आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनको फ्लो होने में टकरा करेंगे, कोलिजन करेंगे, घड़ी घड़ी टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या, मैंने कल आपको क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो चार्जेस एक सरखे डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, ठीक है, एक सरखे फ्लो होते हैं। पर ये जो एटम्स होते हैं, जो भी वायर आप कनेक्ट करते हो, कभी निक्रोम, कॉपर, जो भी वायर लेते हो, तो उनके खुद के एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स से घड़ी घड़ी टकरा करते हैं, कोलाइड करते, कोलिजन करते रहते हैं। तो टकराने की वजह से इनमें रुकावट पैदा होती है, मतलब वो फ्लो होना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक सरखी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो वो एक सरखी डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, क्यों, उनको कोलिजन हो रहा है, रुकावट मिल रही है। किससे रुकावट मिल रही है उन्हें मिल रही है रुकावट एटम्स से, और इसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारे इस मेन टॉपिक का सबसे पहला डेफिनेशन है, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस को सिंबल R से डिनोट किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को सिंबल R से डिनोट किया जाता है। तो क्या है रेजिस्टेंस R, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर की ये विशेषता है, एक प्रॉपर्टी है, it is the property of a conductor to resist the flow of charges through it, ठीक है, उसमें वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट वर्ड का मतलब अपोज करना है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, वो चार्जेस के फ्लो को रोकता है, ठीक है, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट या टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो में रुकावटें पैदा करने वाली प्रॉपर्टी को ही रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है R, कैपिटल R, और उसकी SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, ठीक है, ओम, ठीक है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जैसे कि अगर मैं कहूं SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा, तो आप बोलते हो सेकेंड, ठीक है, और सेकेंड को आप शॉर्ट में SEC लिखते हो, ठीक है। मैं बोलूं SI यूनिट ऑफ, भाई आपको कोई कपड़ा मापना है, ठीक है, उसकी SI यूनिट, तो आप बोलोगे मीटर, उसको शॉर्ट में M। तो वैसे ही रेजिस्टेंस की भी SI यूनिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा लगाया जाता है, कभी हम कम रुकावट, कभी कंडक्टर को कम रुकावट मिलती है, कभी ज्यादा रुकावट मिलती है, तो वो भी नंबर में मापना पड़ता है। तो नंबर में मापना पड़ता है तो बाजू में एक SI यूनिट भी तो होगी ना, उसकी कोई यूनिट भी तो होगी ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, ओम, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर से यूनिट ली गई है, ठीक है, तो OHM, ओम। और इस ओम यूनिट का सिंबल ये है, सिंबल देखो कैसे ड्रॉ किया है ओम का, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यूनिट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, OHM, ओम, और उसका सिंबल इस तरह से है, ठीक है। जैसे मुझे 2 ओम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी 2 ओम, ऐसे, ठीक है। मुझे 3 ओम लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैं, मतलब ये ओम, ये आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये रेजिस्टेंस वर्ड आएगा, ऐसी ऐसी चीजें अभी न्यूमेरिकल्स में। अभी तो आप जो हमने कल जब से चालू किया है चैप्टर, हमने 2-3 फॉर्मूलाज देखी हैं, अब फॉर्मूलाज बढ़ रही हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तो फॉर्मूला आएगी, अभी आई नहीं है, ठीक है।
अच्छा, तो इस यहाँ आपको रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ तो मैंने आपको क्या बताया, देखो ऐसा आता है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को स्टेट करो या डिराइव ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिराइव करो, ठीक है। स्टेट एंड डिराइव ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, तो देखो ओम्स लॉ आपने देखो क्या पढ़ा, फिर से कल वाली चीज पे आ जाओ। आपने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट पास होता है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट पास होगा, ठीक है। मतलब जितना हाई वोल्टेज, जितना हाई पोटेंशियल डिफरेंस, उतना हाई करंट। तो ये चीज ओम्स, जो साइंटिस्ट ओम थे, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने अब एक नियम बनाया, लॉ बनाया, जिसको ओम्स लॉ कहा जाता है। तो ओम्स लॉ क्या है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की, जो कि सच बात है, सही बात है। आपने कल पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से करंट बढ़ता है, उसने वही बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली मतलब जितना उसको बढ़ाओगे उतना वो बढ़ेगा, ठीक है। तो सही बात बोली। तो उसको सिंबल में कैसे लिखा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है और I का होता है करंट, ठीक है। ये मैंने नाम उल्टे पुल्टे लिखे चलेगा, करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, नीचे V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधा करके लिखना है तो लिख देना मुझे ऐसे आया, ठीक है। इसमें कोई इश्यू नहीं है नाम में। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, तो जब भी आप प्रोपोर्शनल वर्ड लगाते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना पड़ता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए इज इक्वल टू और एक अल्फाबेट लिखना पड़ता है, ठीक है, या इज इक्वल टू या कोई भी कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की साइन आपने हटाई, इसको हटा के आपने इज इक्वल टू और आर रखा, ठीक है। जो आपने ये प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, जो ये प्रोपोर्शनल की साइन थी, इसको हटाया तो आपने क्या लिखा, इज इक्वल टू और आर लिखा, ठीक है। तो देखो क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, तो इसको हटाते हैं तो इज इक्वल टू R इंटू I लिखा। प्रोपोर्शनल हटा के आपने इज इक्वल टू आर लिखा, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटा के आपने इज इक्वल टू आर लिखा, ठीक है। यहाँ वही बात है, इज इक्वल टू आर, ठीक है। मैंने इसे दूर दूर लिखा है क्योंकि फॉर्मूला ऐसे ही है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अयर, V इज इक्वल टू अयर, ठीक है, आई आर, ऐसे याद रखो, V इज इक्वल टू अयर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो भले आप आर आई लिखो या आई आर लिखो, मैं आपको बता रही हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो उसकी जगह आपने इज इक्वल टू और आर लिखा, ठीक है, इज इक्वल टू और आर लिखा। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या मिला आपको, ये मिला आपको ओम्स लॉ, ठीक है। जो V इज इक्वल टू अयर, V इज इक्वल टू आई आर मिला, वो आपको ओम्स लॉ मिला। तो क्या बोल रहा है, वेयर R इज रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस फॉर्मूला में से एक नई चीज आई जिसका नाम है रेजिस्टेंस, वेयर R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे आधार रखता है, मतलब ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये तीसरा क्वेश्चन कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे निर्भर करता है, मतलब मेरी कंडक्टर को रुकावट किस किस तरह से आ सकती है। तो देखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब जितना कंडक्टर लंबा होगा, जितनी उसकी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही उसको रुकावट मिलेगी। सीधी सीधी बात है भाई, इंसानी जीवन लंबा है, जितना लंबा उतनी कठिनाइयां। वैसे ही
जितना कंडक्टर लंबा होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी, उतनी उसको रेजिस्टेंस मतलब उतना उसके करंट को ऑपोजिशन मतलब उतना उसके करंट को अड़चन आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, फिर दूसरी चीज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इज प्रोपोर्शनल 1/a। 1/a का मतलब इनवर्सली, ठीक है, उल्टा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस वस्तु का मतलब क्या हुआ, मतलब जितनी एरिया उसकी कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब इनवर्सली मतलब कि जितनी एरिया कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। देखो, एरिया का मतलब वस्तु का फैलाव, कंडक्टर का फैलाव। ठीक है, तो जितना कंडक्टर छोटा होगा, जितना कंडक्टर छोटा होगा उसको रुकावट इतनी ज्यादा होगी, और जितना कंडक्टर फैला हुआ होगा, ऐसे फैला हुआ कंडक्टर होगा, उसको रुकावट उतनी कम होगी, क्योंकि कम चीज में ज्यादा तकलीफें होती है और ज्यादा चीज में कम तकलीफें। बड़ी चीज होती है तो उसमें रेजिस्टेंस कम आएगा, और छोटा होगा तो उसमें ज्यादा आएगा। ठीक है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ऊपर मैंने L लिखा है, स्मॉल l। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और फिर मैंने सेकंड लिखा है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब R प्रोपोर्शनल 1/a। ठीक है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें। कंबाइनिंग दीज बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो R इज प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि L और 1/a को साथ में लिखा तो L ऊपर और A नीचे, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, देखो आपने कैसे चालू किया। सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस से टॉपिक से चालू किया। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स SI यूनिट। इसकी SI यूनिट भी लिखो। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपने सेकंड क्या किया, आपने डिराइव ओम्स लॉ किया। ये सेकंड क्वेश्चन आपने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन में डिराइव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फाइंड करो। डिराइव का मतलब डेरिवेशन। ओम्स लॉ का फॉर्मूला निकालो। तो ये 3 लाइन का इसका फॉर्मूला था। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। भाई किस पे फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, ठीक है कि भाई किस किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस पहले तो ऐसे लगता था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करता है करंट पे डिपेंड करता है, पर अब पता लग रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। जो प्रोपोर्शनल R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, दोनों साथ हो जाएंगे। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो इज इक्वल टू रो। मैंने आपको बताया ना प्रोपोर्शन होता है ना, तो जैसे यहाँ पे भी आपने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया, तो इज इक्वल टू और R लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो उसकी जगह क्या आएगा, इज इक्वल टू और रो। ठीक है, इसको रो कहा जाता है। जो ये वाला साइन है, ये वाला साइन, ये वाले साइन को रो कहते हैं, रो, जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। फिर से देखो क्या किया, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, दोनों को ज्वाइन किया, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A।
तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो उसके लिए इज इक्वल टू और रो रखा जाएगा, इज इक्वल टू और रो रखा जाएगा। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अच्छा, ये क्या होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर? आपने पढ़ा भाई रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ की लंबाई कितनी होगी। फिर आपने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जितना कम होता उतना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस। पर एक तीसरी चीज भी है, रेजिस्टिविटी। कौन सी तीसरी चीज पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या है। कॉपर का, जो कॉपर का कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, जो निक्रोम वायर का कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम का कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। आपने लंबाई तो सोच ली, एल सोच लिया, आपने एरिया भी सोच ली, भाई चौड़ाई भी सोच ली, पर मटेरियल किस वस्तु का बना हुआ, वस्तु बनी हुई वस्तु का भी तो होता है ना। आप मार्केट में चीजें खरीदते हो, एक जैसी चीज खरीदते हो, कंपनी अलग अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, ठीक है। मतलब वस्तु, मटेरियल भी तो मटेरियल भी तो अफेक्ट करेगा ना कंडक्टर की रेजिस्टेंस को। तो तीसरी चीज जो कंडक्टर को अफेक्ट कर, उसके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती है वो है रेजिस्टिविटी। तो ये रही तीसरी वस्तु, रो। रेजिस्टिविटी को रो बोला जाता है, इस तरह से बनाया जाता है रो, ठीक है। रो ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे एस जैसा बनाया जाता है और ऐसे मुंह बंद किया जाता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोला जाता है। तो जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, आपने इज इक्वल टू और रो रखा, ठीक है। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, आपने इज इक्वल टू और रो रखा, तो यहाँ आपको नई फॉर्मूला मिली, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ देखो जो पहली फॉर्मूला मिली ये मिली, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू अयर, v इज इक्वल टू अयर आपको सम्स में बहुत यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी। और दूसरी फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको सम्स में बहुत यूज होगी, ठीक है। r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का लाड़का नाम रो कहवाए, ठीक है। रेजिस्टिविटी को रो भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी, where रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रो, और रो को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, सिंबल ये है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? तो रेजिस्टिविटी, तो अभी डिफाइन रेजिस्टिविटी, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रेजिस्टिविटी। पहला क्या था? डिफाइन रेजिस्टेंस इन राइट की एसआई यूनिट। दूसरा था ओम्स लॉ, डिराइव ओम्स लॉ, ठीक है। तीसरा है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। और डिराइव रेजिस्टिविटी भी हो सकता है, आपने इसमें डेरिवेशन भी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा इसके साथ ही, डिराइव रेजिस्टिविटी, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स एंड डिराइव रेजिस्टिविटी, ये आपने रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन किया, ठीक है। डिराइव, इसका एक और क्वेश्चन बनेगा, डिराइव रेजिस्टिविटी। भाई डेरिवेशन करो, फॉर्मूला को फाइंड करो, डिराइव रेजिस्टिविटी। और इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? राइट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, राइट फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अभी हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते थे। क्वेश्चन 4, डिफाइन रेजिस्टिविटी, ठीक है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? रेजिस्टिविटी डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी क्या डिटरमाइन करती है? रेजिस्टिविटी डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टिविटी वो एबिलिटी है एक मटेरियल ऑफ कंडक्टर की, कंडक्टर के मटेरियल की ताकत है जो डिटरमाइन करती है, एबिलिटी है जो डिटरमाइन करती है कि कितनी रुकावट होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, कितनी रुकावट होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट,
रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, पर कितनी रुकावट, तो वो कौन तय करेगा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कंडक्टर की ताकत, कंडक्टर की ताकत फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकने की। ठीक है, कंडक्टर की ताकत, कंडक्टर के मटेरियल की ताकत जिससे वो चार्जेस को रोके, करंट को रोके, उसे क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का सिंबल मैंने कहा रो होता है और उसका यूनिट होता है ओम मीटर, ये वाला इसका यूनिट। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, ठीक है, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, OHM ओम मीटर। ठीक है, सिंबॉलिकली ओम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, एसआई यूनिट इज ओम मीटर। ठीक है, OHM ओम और METRE मीटर, ओम मीटर। ठीक है, तो इतना पढ़ के आपको दो फॉर्मूला आपके सामने आई, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और दूसरा फॉर्मूला आपको मिला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की क्षमता, कंडक्टर की ताकत रुकावट पैदा करने की, चार्जेस के लिए रुकावट, क्योंकि चार्जेस फ्लो नहीं होंगे तो करंट कहां से फ्लो होगा, मतलब करंट के लिए रुकावट पैदा करने की ताकत कंडक्टर की, उसे हम रो कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रो R इज रो L अपॉन A। तो इस तरह से SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चंस लिखते हैं, पहले आप इतना अच्छे से देख लें। बच्चों अभी आप थोड़े से और क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, आज हमने ये जो टॉपिक कवर किया वो आपका पेज, आपका जो टेक्स्ट में एनसीईआरटी में पेज 204, 205, 206। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक्स, मतलब ये 3 पेजेस हमने कवर किए। अब उसमें से जो जो क्वेश्चंस छूटे हैं अभी हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर किया, कौन कौन से क्वेश्चंस छूटे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ VI ग्राफ। VI ग्राफ मतलब इस तरह से, ठीक है, VI ग्राफ का मतलब बच्चों नेचर ऑफ VI ग्राफ में बोल रही थी, वो मैंने ड्रॉ ही कर दिया। सॉल्यूशन देखो आपका ये पेज 204 जो आपका एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी पेज 204 पे ये फिगर 12.3 मैंने ड्रॉ की है। V वर्सेस I का ग्राफ है। मतलब आपने क्या पढ़ा था, जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, तो वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बढ़ा होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, जब जितनी आप यहाँ वाली वस्तु बढ़ा रहे हो उतनी वहां बढ़ा रहे हो, सेम मात्रा में दोनों वस्तुएं बढ़ रही हैं, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे नेचर ऑफ VI ग्राफ क्या है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 ओम और 1 ओम। ठीक है, 1 ओम सिंबल में लिखा है, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, आपने ओम क्या पढ़ा था, ओम जो रेजिस्टेंस है उसका SI यूनिट है, तो उसको डिफाइन करो। जैसे कल आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, तो आपने डिफाइन 1 वोल्ट पढ़ा था, वैसे डिफाइन 1 ओम, आपको डिफाइन 1 ओम करना है। तो ये डिफाइन 1 ओम, तो देखो 1 ओम किसका SI यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। देखो V इज इक्वल टू IR पढ़ा आपने, V का वोल्ट होता है, I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, तो आपको ओम को डिफाइन करना है, तो एम्पियर कहाँ जाएगा, नीचे, वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, ओम। तो इसको डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है
एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और जो करंट है वो 1 एम्पियर है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, करंट है वो 1 एम्पियर है, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 volt, if the current is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm, ठीक है। That is 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, ठीक है। जो मैंने यहाँ साइड में लिखा वही, ये आपकी पेज 205 पे है, एनसीईआरटी पे डेफिनेशन पर मैंने सारी लिखी दी है, ठीक है। कोई मैंने पेज नंबर इसलिए लिखा, एक्चुअली ये चीज मैं आपको डिक्टेट कर रही थी, पर मुझे लगा पता नहीं आप में से आधे लोगों को पता लगे ना लगे, इसलिए डिक्टेट नहीं किया। वैसे तो आप बहुत बड़े बच्चे हो, पता तो लगना चाहिए, पर पता नहीं, अब काफी होते हैं भाई नहीं पता लगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। डिफाइन वेरिएबल रेजिस्टेंस, डिफाइन रियोस्टेट। अच्छा, ये दो वाली जो चीजें हैं, ये दो मैंने सिंबल में ही आपको समझाई थी, ठीक है। जब ये चालू हुआ, मतलब ये सारा टॉपिक आज का सेशन अपना लेक्चर चालू हुआ, तो उसी में ही मैंने आपको ये वाली दो चीजें बता दी थी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या है। तो अभी ये मैं फिर से नहीं बताऊंगी, पेज 205 पे अब आप डेफिनेशन टिक कर ही लो, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी पे पेज 205 है, मैं लाइन नंबर बोलती हूँ, सुन लो। पेज 205 है, उसमें पेज 205 है, उसमें एक्टिविटी 12.2 लिखा हुआ है ना। एक्टिविटी 12.2 के ऊपर से, मतलब नीचे से लाइनें गिनो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लास्ट लाइन, ठीक है। पेज 205 पे येलो में एक्टिविटी 12.2 लिखा हुआ है, उसके ऊपर फिफ्थ लास्ट लाइन, फिफ्थ लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance, ठीक है। ये आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हुई, ठीक है। ये यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। क्या है? A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance, ठीक है। फिर तरत, रेजिस्टेंस के बाद फुल स्टॉप है ना, तो उसके बाद आपकी दूसरी डेफिनेशन ये वाली दूसरी डेफिनेशन। डिफाइन रियोस्टेट की डेफिनेशन क्या है? डिफाइन रियोस्टेट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉमा अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। ये आपकी रियोस्टेट की डेफिनेशन ली। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. बाई चांस आपको ये सब यहाँ टेक्स्ट में नहीं भी मिले, तो मैंने दो बारी तो बोल लिया, और देख भी फोन में रहे हो तो आप पॉज करके रिवाइंड करके ये सब अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज बहाने मत बनाना। बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन गुड कंडक्टर, ठीक है। डिफाइन गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर क्या है? पेज नंबर 206 पे, पेज नंबर 206, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की पेज 206 पे 12.5 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, पर्पल कलर में बहुत डार्क लिखा हुआ है, उसके ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट लाइन, उसके ऊपर fifth last line, a component of a given size that offers a low resistance is a good conductor, ठीक है। A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor, मतलब जो रेजिस्टेंस कम देता है, रुकावट कम देता है, वो गुड कंडक्टर। मैंने दो बारी बोल भी दिया, मैंने लाइन भी बता दी। लाइन नहीं मिली है तो मेरे बोलने पे पॉज करके इस तरह से आप लिख लेना, ठीक है। पेज नंबर 206 पे है ये, ठीक है। बोर्ड पे एक एक चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी मुझे ये लेक्चर करते 2-2.25 घंटे लगते हैं जितना मुझे लिखना पड़ता है। अब इससे ज्यादा आंसर्स, अभी इतने छोटे बच्चे आप नहीं हो, प्लीज टिक करना ढंग से और लिख लेना, ठीक है। आपको लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें फिर आपको डिफाइन रेजिस्टर, डिफाइन रेजिस्टर, तो रेजिस्टर क्या है? फिर से वही पर्पल कलर का लिखा हुआ है, उसके ऊपर 1 2 3 4, फोर्थ लास्ट लाइन, फोर्थ लास्ट लाइन।
A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. फिर से, a conductor having some appreciable resistance is called a resistor. Appreciable resistance मतलब माप का रेजिस्टेंस, बहुत रुकावट नहीं देता है, बहुत कम भी नहीं देता है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है, माप की रुकावट देता है, दैट इज अ रेजिस्टर, ठीक है। ये भी है आपका पेज नंबर 206 पे, ठीक है। इसके बाद डिफाइन पुअर कंडक्टर, ठीक है, डिफाइन पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या है, फिर से वही पर्पल कलर की लाइन के ऊपर देखो, थर्ड लास्ट लाइन, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। जो बहुत ज्यादा रुकावट देता है, हायर रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देता है, बहुत ज्यादा रुकावट देता है करंट को, वो क्या हुआ, पुअर कंडक्टर, ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। ये भी हुआ पेज 206, ठीक है। अच्छा, तो ये सब आपने टिक कर लिया। अभी देखिए आगे भी कुछ कुछ जो ऐसे लग रहा है कि भाई उसमें मैंने ऐसे तो पूरा टॉपिक बोर्ड पे लिखा था, पर खासी चीजें जो नहीं हुई थी अब मैं आपको बता रही हूँ। अब पेज 207 आपके एनसीईआरटी के पेज 207 पे आ जाओ, पेज 207 एनसीईआरटी, ठीक है। What is the resistivity of metals and alloys? What is the resistivity of metals and alloys? What type of conductor it is, ठीक है। क्या बोल रहा है, What is the resistivity of metals and alloys? जो metals और alloys होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती थी, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता था, वो क्या होता था, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, टू मतलब कंडक्टर की एबिलिटी, रुकावट पैदा करने के लिए, ठीक है, कंडक्टर की क्षमता रुकावट पैदा करने के लिए, एबिलिटी मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर के हिसाब से रुकावट पैदा होती थी करंट को, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर आपका कंडक्टर मेटल है या अलॉय है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, रुकावट क्या होगी। तो इतना सुन लो, मेटल और अलॉय हैं वो बिल्कुल कम रेजिस्टिविटी देते हैं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल कम रेजिस्टिविटी देते हैं, आराम से करंट को फ्लो होने देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड अलॉयज, व्हाट टाइप ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अलॉयज क्या था, अलॉयज आपने डेफिनेशन बहुत पढ़ी होगी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, अलग अलग मेटल से बनाया हुआ जो बनता है वो होता है अलॉय, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से गए साल आई होगी, गए अलॉय तो आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से 8th से आता है ये। तो देखें यहाँ पे इसका आंसर लिखें, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, व्हाट टाइप ऑफ कंडक्टर। ये भी है पेज 207 पे, पेज 207 पे है, और ये आपका है वो जो फॉर्मूला 12.10 लिखी हुई है ना ब्रैकेट में, फॉर्मूला ब्लू में 12.10 ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेज 207 पे, वहां से लाइनें गिनो, वहां से नीचे 1 2 3, थर्ड लाइन में है इसका आंसर। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, वो पॉज करके कर लेना। The metals and alloys have very low resistivity in the range of 10⁻⁸ ohm meter to 10⁻�6 ohm meter. They are गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहा है कि जो मेटल और अलॉय है उनकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर तक होती है, ठीक है। इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ ओम मीटर से
10⁻⁶ ओम मीटर होती है। और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो माइनस में पावर है, कितनी छोटी वैल्यू होगी, मतलब 1/10⁸, मतलब 0.0000 ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है, तो इतनी कम रुकावट। ठीक है, जितनी माइनस में साइन बढ़ी उतनी कम रुकावट, जितना पावर बढ़ा माइनस में उतनी कम रुकावट। तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है। मेटल्स और अलॉयज गुड कंडक्टर है। आपके ओवन में, आपके हीटर में यही डले हुए होते हैं। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट है इसी का ही बना होता है, अलॉयज का, मेटल्स का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो करंट को रुकावट कम पैदा करते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, तभी तो आपके बल्ब इतने अच्छे जलते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर हो रहा है, ठीक है, फुल ऑफ लाइटनिंग वी आर यूजिंग, इतनी ज्यादा लाइट्स यूज करें तभी आप इतना क्लियर देख पा रहे हो। ठीक है, तो मेटल्स एंड कंडक्टर्स, ठीक है, मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे आर गिविंग वेरी लेस रेसिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज the resistivity of insulators। ठीक है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो इंसुलेटर्स मतलब पुअर कंडक्टर्स, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है और उनके एग्जांपल्स भी लिखो। ठीक है, राइट इट्स एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आपका पेज नंबर 207 पे है, पेज नंबर 207 पे। तो इसका आंसर जहां खत्म हुआ ना, इसका आंसर जहां खत्म हुआ तो वहीं से इसका आंसर चालू हो रहा है। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, फिर से, इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। इसका एग्जाम्पल क्या है? रबर और ग्लास। ठीक है, तो ठीक है, तो ये रहा, ये बहुत आज इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। हो सके तो 2-3 बारी देखना, लिखना भले एक बारी पर बहुत 2-3 बारी बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आज का बच्चों, तो होमवर्क में मेरे को आपको इसमें रेजिस्टेंस वाले में तो कुछ नहीं है, आप खाली अच्छे से लिखना पूरा, जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर सब कवर किए, जो मैंने इतना मतलब इतना सारा लिखा बोर्ड पे शुरू से एंड तक सब आप लिखना, जो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े वो आप कंप्लीट करना। तो मुझे इसमें कोई होमवर्क नहीं है। बायोलॉजी में आज मैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, पेज नंबर 110, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। और ये इसमें आपको साइड की इसकी बॉडी मत बनाना, चलेगा, 2 किडनी और इसकी जो सब कुछ है, खाली साइड का उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो पहले मत बनाना, ये जो साइड में बॉडी का स्ट्रक्चर है चलेगा मुझे, पर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बारी बनाना, बिल्कुल मन से बनाना। मतलब मैं सच कह रही हूँ, डायग्राम्स अगर सारे कर लो, देखो फिजिक्स तो मैं कितने अच्छे से करा रही हूँ, केमिस्ट्री भी हो रहा है, बायोलॉजी में मेरे कराने से ज्यादा एक खुद का आपका वो डायग्राम्स है ना, वो जंग आपको जीतनी है। ठीक है, आपकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस कोई टीचर नहीं करा सकता, कोई हिंट दे सकता है भाई तू ये एरो वहां से ले, तू वो हिंट तो मतलब तो भी मतलब जब तक आप डायग्राम्स की खुद सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई टीचर हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बायो में ये डायग्राम्स वाला पार्ट आप कॉन्कर कर लो। ठीक है, तो ये 2 एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम्स आपको 2 बारी बना के भेजने। और जो बच्चे सीरियसली नहीं ले रहे हैं बायोलॉजी के होमवर्क को, मैं लिटरली फर्स्ट डेट नजदीक है, आई विल लिटरली रिमूव फ्रॉम द ग्रुप, मैं उनको ग्रुप से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप सामने उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको लिटरली ग्रुप से निकाल दूंगी। मैं लास्ट बार ही बोल रही हूँ, जो बच्चे मुझे होमवर्क ढंग से नहीं भेज रहे हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है ये। ठीक है, मुझे ग्रुप में घड़ी बोलना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज सीरियसली लें, आपका 10th है, जितना सीरियसनेस मुझे है आप भी उतना रखें। चले, थैंक यू।